हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नियोजित विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया और इसमें सीबीएसई ने पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन पूछे उसको भी इसमें शामिल किया। साथ ही साथ सीबीएसई जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में हमें जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं सभी को समाहित किया। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल द्वारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज चलाई जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज आप देख लीजिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला आपकी परीक्षा में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के और टॉपिक की। तो सबसे पहले दोस्तों, इस चैप्टर को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो नंबर से क्वेश्चन 1 नंबर से पूछे जा सकते वो है वामपंथ और दक्षिणपंथ। तो वामपंथ और दक्षिणपंथ होता क्या है? तो वामपंथ शब्द जो है दोस्तों अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों के समर्थन करते हैं। यानी इनका मानना है कि भाई सरकार द्वारा जो है जन कल्याणकारी नीतियों को ही आगे चलाना चाहिए जिससे जनता को रोटी कपड़ा और मकान की जो मूल सुविधाएं वो प्राप्त हो सके। तो ये होते हैं वामपंथी लोग। दूसरी ओर दक्षिणपंथ। दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो वामपंथ और दक्षिणपंथ से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो है नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो नियोजन पुनर्निर्माण के लिए योजना तैयार करने पर सहमति। ठीक है, तो ये नियोजन योजना की स्थापना 1950 में की गई थी। योजना आयोग क्या है? ठीक है, इसकी योजना आयोग आज़ादी के बाद भारत में विकास के लिए योजना का एक औपचारिक मॉडल अपनाया जिसके तहत 15 मार्च 1950 को, ध्यान रखिएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया जो सीधे प्रधानमंत्री रिपोर्ट करता था। इसके बाद इसे समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति यानी NITI शब्द का विस्तार है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप जो है कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आज़ादी के समय दोस्तों हमारे पास विकास के 2 मॉडल थे, या तो भारत द्वारा समाजवादी मॉडल अपनाया जाए या पूंजीवादी मॉडल अपनाया जाए। बट हमने ना तो समाजवादी मॉडल को अपना ना ही पूंजीवादी मॉडल को अपना। हमने दोनों की कुछ अच्छी बातों को लेकर हमने अपने एक नया मॉडल ही विकास किया, उसका नाम था मिश्रित मॉडल यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आज़ादी के वक्त भारत के सामने विकास के 2 मॉडल थे, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल यानी यूरोपीय देश और अमेरिका, और दूसरा समाजवादी मॉडल यानी सोवियत संघ। नेहरू जी सहित भारत के अधिकांश नेता समाजवादी मॉडल को अपनाने पक्ष में थे जबकि अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पक्ष में बहुत कम नेता थे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। ठीक, इसी प्रकार से 2 और मॉडल थे हमारे पास। बॉम्बे प्लान क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो 1944 में उद्योगपतियों का तबका एकजुट हुआ, इस सब ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया है, इसे ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। केरल मॉडल। केरल में विकास और नियोजन के जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा। यह विकेंद्रीकृत नियोजन का उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार से राष्ट्र विकास परिषद जो एक नया टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्र विकास परिषद क्या है? तो राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में की गई अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा अगस्त 1952 में हुई थी। योजना आयोग की तरह ही राष्ट्र विकास परिषद ने भी ना तो संवैधानिक निकाय और ना ही संवैधानिक निकाय है। संरचना क्या है? भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिमंडल के सभी केंद्रीय मंत्री वर्ष 1961 से, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी संघ शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रशासक और योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? इसका मुख्य उद्देश्य योजना को कार्यरूप देने में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना है। योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को दृढ़ता और गतिशीलता प्रदान करना। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान नीतियों को बढ़ावा देना। देश के सभी भागों में त्वरित एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। कार्य की बात करें तो इसके कार्य को 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के आधार पर संशोधित तथा पुनर्भाषित किया गया। इस समय इसके कार्य निम्नलिखित थे। पहला, राष्ट्रीय योजना की तैयारी के लिए मार्ग निर्देशित करना। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना नीति आयोग द्वारा।
सभी महत्वपूर्ण स्रोतों में आम आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, देश के सभी लोगों को या सभी भागों के संतुलित और तेजी से विकास को सुनिश्चित करना, संसाधनों को बढ़ाने के उपाय सुझाना तथा योजना को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों का मूल्यांकन करना। ठीक, इस तरह से राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक नीतियों के सवालों पर विचार विमर्श करना, ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो योजना में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। इसका मूल्यांकन, ठीक है, ये भी आपको इस तरह से कर लेना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो MCQ जो इस चैप्टर से है वो देख लेते हैं, और जो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है। बॉम्बे प्लान 1944 की मुख्य विशेषता को ले कीजिए। तो बॉम्बे प्लान की मुख्य विशेषता थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में कदम उठाए तथा देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत ने शुरुआती दौर के विकास की जो नीति अपनाई, इसकी 3 मुख्य विशेषता को ले कीजिए: नियोजन, सहकारी खेती और आत्मनिर्भरता। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो बॉम्बे प्लान से और सोवियत खेमे के देशों के अनुभवों से। इसी प्रकार से मेल करना है आपको। चौधरी चरण सिंह, PC महालनोबिस, बिहार का अकाल और वर्गीज कुरियन। जो चौधरी चरण सिंह क्या थे? किसान थे। PC महालनोबिस की अगर हम बात करें तो PC महालनोबिस किसके लिए आते थे? औद्योगिकरण के लिए। बिहार का अकाल, तो बिहार के अकाल की बात करें तो जेनिंग मशीन और वर्गीज कुरियन सहकारी डेयरी, अमूल के संस्थापक। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति क्या थी? किन क्षेत्रों को इसने सबसे अधिक प्रभावित किया? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए, अथवा हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक एवं 2 नकारात्मक परिणामों की समीक्षा कीजिए। CBSE के आदर्श प्रश्न पत्र में शामिल किया गया और ये क्वेश्चन 2010, 2018, 2008, 2012, 2014, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में कृषि की दशा खराब हो गई और 1965 और 67 के मध्य देश के कई भागों में सूखा पड़ा। इस अवधि में देश को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा और विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। भारत को खाद्य सहायता के लिए अमेरिका पर निर्भर होना पड़ा, परंतु अमेरिका ने इसके बदले भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने का दबाव डाला। अतः सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी कृषि नीतियों को बदलने का निर्णय किया और खाद्यान्न संकट का सामना करने के लिए उत्पादन में और क्या ये सारी चीज़ें ली गई थी। ठीक है, तो ये आपके हरित क्रांति यहाँ से है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ा। हरित क्रांति परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक यहाँ पर दिए गए हैं। सकारात्मक परिणाम की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति से खेती और पैदावार में सामान्य तरह की वृद्धि हुई। ज़्यादातर वृद्धि गेहूं की पैदावार में हुई और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में वृद्धि हुई। दूसरे, इसके परिणाम स्वरूप कृषि में मझोले दर्जे किसानों यानी मध्यम से भू स्वामित्व वाले किसानों को उदय हुआ और ये देश के कई भागों में प्रभावशाली बन गए। नकारात्मक, गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा यानी बढ़ गया। अमीर किसान और अमीर, गरीब और गरीब होता चला गया। इससे देश के विभिन्न भागों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ MCQ क्वेश्चन चैप्टर के हैं। इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से डैश एक महत्वपूर्ण जगह ग्रुप में उभरा। तो कौन उभरा महत्वपूर्ण जगह ग्रुप में? वो आपका उड़ीसा। उस पंथ को क्या कहते हैं जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं? उस पंथ को कहा जाता है वामपंथ। उस पंथ को क्या कहते हैं जिसमें खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए हरित क्रांति मतलब जरिए प्रगति होना स्वीकार किया गया, वह है आपके दक्षिण पंथ। जनता के विभिन्न तबकों के लिए डैश के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। भारत का योजना आयोग किस मॉडल पर स्थापित किया गया था? तो भारत का योजना आयोग स्थापित किया गया था बॉम्बे मॉडल के आधार पर। अगला है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी मार्च 1950 में। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब जारी हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप जारी किया गया था वो जो प्रारूप जारी हुआ था वर्ष 1951 में। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 के समय पर शुरू नहीं होने का क्या कारण था? तो इसके समय पर शुरू नहीं होने का कारण था देश के गहन आर्थिक संकट में फंसना इनका। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत ने सामाजिक विकास के मॉडल को अपनाया था।
या भारत ने पूंजीवादी और समाजवादी विकास के मॉडल को मिले जुले रूप में लागू किया था? तो 10वें का घा सही है। आज़ादी के बाद भारत में भूमि सुधार में सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण और जो सफल प्रयास था आज़ादी के बाद वो था आपका भूमिहीन किसानों को ज़मीन देना। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर वो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। आदिवासी बहुल जिलों में आदिवासियों को अविकसित क्षेत्रों में उद्योग लगने से निम्नलिखित में से कौन सा डर नहीं था? तो इसमें कौन सा डर नहीं था कि उद्योग लगने से उनको अधिक धन कमाने का अवसर प्राप्त होगा और वे एक सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेंगे। उड़ीसा में जगजीत सिंह जिले में प्रस्तावित पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी थी? तो पोस्को इंडिया इस्पात लिमिटेड जो कंपनी थी वो कंपनी किस देश की थी? वो थी कोरियाई कंपनी, यानी ए। किसी क्षेत्र में विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कथन सबसे अधिक महत्वपूर्ण? अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ऐसे फैसले लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, हरित क्रांति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ज्वार और बाजरा के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो ये कुछ MCQ क्वेश्चन थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट, इसको आपको करना ही है। वन वर्ड क्वेश्चन की बात करें, कॉलम व कॉलम मिलाने वाला क्वेश्चन तो भी पूछा जाता है। समाजवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल, बॉम्बे प्लान और विकेंद्रीकृत योजना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। समाजवादी मॉडल की बात करें तो सोवियत संघ, पूंजीवादी मॉडल की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बॉम्बे प्लान की अगर हम बात करें तो नियोजित अर्थव्यवस्था, और इस बार विकेंद्रीकृत योजना की बात करें तो यह आपका है केरल। इसी प्रकार से KN राज, PC महालनोबिस, JC कुमारप्पा और भारत, ठीक है। तो KN राज क्या थे? तो KN राज प्रथम पंचवर्षीय योजना। उसके बाद अगर PC महालनोबिस की बात करें तो PC महालनोबिस वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय कौन थे? तो PC महालनोबिस आएंगे यहाँ पर आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना। JC कुमारप्पा, तो JC कुमारप्पा योजना आयोग के सदस्य, गांधीवादी नीतियों के समर्थक, और भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इस तरह से क्रम अनुसार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते क्रम अनुसार यहाँ पर दिया गया। बॉम्बे प्लान 1944, योजना आयोग की स्थापना 1950, ऑपरेशन फ्लड 1970, केरल में नव लोकतांत्रिक पहल अभियान 1987 से 91, पोस्को प्लान उड़ीसा के ग्रामीण विरोध का पर उतारू 2006। वन वर्ड क्वेश्चन, नियोजित विकास का क्या अर्थ है? वर्तमान हालात को देखकर या रखकर किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए भविष्य की योजना बनाना ताकि भविष्य में सभी का विकास हो, इसी को हम नियोजित विकास कहते हैं। वामपंथ से क्या अभिप्राय है? वामपंथ और दक्षिणपंथ हमने आपको पहले बता दिया था। योजना की स्थापना 15 मार्च 1950, योजना को समाप्त किया 31 दिसंबर 2004, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग है? तो योजना आयोग के स्थान 1 जनवरी 2005 को बनाया गया नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1952 में। केरल मॉडल से क्या अभिप्राय है? तो केरल राज्य में हमने बता दिया आपको आज़ादी के समय 2 मॉडल थे, ये सारी चीज़ हमने पहले बता दी आपको। दोस्तों सारी चीज़ आपको कर लेना है, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब कार्य? 1951 से 56 तक। भारत ने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री किया था? इंदिरा गांधी ने। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको कर लेना है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। द मिल्क ऑफ इंडिया के नाम से कौन लोकप्रिय था? वर्गीज कुरियन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ 1 वर्ड वाले क्वेश्चन 1 नंबर वाले, इसको आपको कर लेना है दोस्तों, ठीक। चलिए अब बात करते हैं जो 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। किसी उद्योग या संयंत्र की स्थापना के लिए किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? तो यहाँ पर विभिन्न सामाजिक समूह के हितों का ध्यान रखना, वर्तमान पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों की तुलना करना, लोकतंत्र में विशेषज्ञों का परामर्श और स्वीकृति लेना, खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र में विशेषज्ञों से परामर्श लेना, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको कर लेना है। विकास के 2 मॉडल कौन से हैं? भारत ने कौन से मॉडल को अपनाया? तो विकास के 2 मॉडल थे, उदारवादी पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल, और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल की बातों को सम्मिलित किया गया। CBSE 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। इसी प्रकार से ऑल इंडिया 2023 में 13 में क्वेश्चन पूछा गया था, बॉम्बे प्लान क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो CBSE द्वारा बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यार उसको आपको तो करना ही करना है, ठीक है। इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसकी PDF जो दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
इसी प्रकार से पीसी महालनोबिस कौन थे, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जेसी कुमारप्पा कौन थे, उन्होंने किस प्रकार के विकास पर बल दिया, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति की किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आज़ादी के वक्त भारत के सामने आधुनिक विकास के कौन कौन से मॉडल थे, भारत ने कौन सा मॉडल चुना और क्यों। तो हमने पहले क्वेश्चन कर लिया, यहाँ पर बड़े से क्वेश्चन में दिया गया। सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था भारत में नियोजित विकास के पहले चरण के 4 परिणामों का वर्णन कीजिए। तो नियोजित विकास के पहले चरण के जो 4 परिणाम हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4 परिणाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको आपको कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे आप कह सकते हो दोस्तों इस चैप्टर का। ठीक, इसके अलावा 6 नंबर के क्वेश्चन, हरित क्रांति के किन्हीं 4 लाभों का मूल्यांकन कीजिए। तो हरित क्रांति के 4 लाभ है, फसल क्षेत्र में वृद्धि, उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, कृषि तकनीकों के विकास, औद्योगिक विकास को बढ़ावा। ठीक है, ये यहाँ से आपको क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं भारत के योजना आयोग की स्थापना किस प्रकार हुई और इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। अब नीति आयोग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो योजना और नीति आयोग में से एक क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको कर लेनी दोस्तों। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं। विकास और नियोजन के केरल मॉडल पर टिप्पणी कीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बीच कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक, इस प्रकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकरण और कृषि विकास से संबंधित विवाद में दिए गए मुख्य तर्कों को व्याख्या कीजिए। तो ये तर्क कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से नियोजित विकास के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो नियोजित विकास के परिणाम यहाँ पे दिए गए हैं, सारी चीज़ यहाँ पर दे दी गई दोस्तों, उत्तर भी यहाँ पर उल्लेखित है। ठीक है, तो इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने शामिल कर लिया, और साथ ही साथ आपको जो है नीति आयोग से क्वेश्चन भी देखने को हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से सेपरेटली वीडियोस के लिए अलग से बना रखी है योजना आयोग और नीति आयोग में, तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से उसे आप कर लीजिएगा। और इस वीडियो से बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको कंप्लीट इस वीडियो को कर लेना है। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।